कई स्वतंत्रता सेनानियों में से मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस ऐसे दो नाम हैं जो निसंदेह एक स्वतंत्र भारत के पीछे श्रेय के हकदार हैं। हम सब बोस की आजाद हिंद फौज और गांधी के नॉन वायलेंस अहिंसा से भली भांति अवगत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पास किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रवाह में आया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स से इसकी डिमांड रखी, जो कि 1940 में ऑगस्ट ऑफर में एक्सेप्ट हुआ। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली के प्रेसिडेंट, श्री एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट और श्री बी.एन. राव एडवाइजर बने। इस असेंबली को कमिटीज में बांट दिया गया। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की थी और इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बुलाया जाता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ विशेषताओं की। पहले, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखे जाना वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पहले 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 25 अपेंडिसेस में लिखा गया था और अब 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिसेस और 98 अमेंडमेंट्स तक पहुंच चुका है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में तकलीफ अवॉइड करने के लिए इसको इतना लंबा बनाया गया और इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड करी गई। नंबर 2, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर ऑफ स्टेट। भारत का प्रियम्बल या प्रस्तावना कहता है कि इंडिया इज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेनिटी या संप्रभुता का मतलब है इंडिया अपने में एक आजाद देश है जो किसी बाहरी फोर्स पर निर्भर नहीं है। सोशलिस्ट या समाजवादी मतलब प्रोडक्शन में स्टेट की ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी। सेक्युलरिज्म या धर्म निष्पेक्षता का मतलब कोई भी धर्म भारत का धर्म घोषित किया नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन सारे धर्मों को एक समान रखता है। डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक, इसका मतलब है कि इंडिया में जो भी होगा वो लोगों की मर्जी से होगा। लोग खुद अपने लीडर्स चुनेंगे जो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब कि हेड ऑफ स्टेट को चुनाव से चुना जाएगा। नंबर 3 पे है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक अनोखा मिक्स है। इसके कुछ लॉज में बहुत आसानी से चेंज लाया जा सकता है, जिससे अमेंडमेंट बोलते हैं, और कुछ लॉज को बदलने के लिए
स्पेशल मेजॉरिटी या परमिशन की जरूरत पड़ती है। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। भारत का संविधान उसके सभी नागरिकों को कुछ बेसिक राइट्स देता है। ये राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम दिया गया है। ये वो ड्यूटीज हैं जो हर सिटीजन या नागरिक को निभानी चाहिए डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। नंबर 5, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि भारत का जुडिशियल सिस्टम को कोई गवर्न नहीं कर सकता, वो आजाद है। कोई भी गवर्नमेंट किसी कोर्ट पे दबाव नहीं डाल सकती। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के अंदर 3 कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट एट द नेशनल लेवल, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द लोअर लेवल। ये तीनों कोर्ट्स एक सिस्टम और एक हियरार्की के अंदर आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सभी सिटीजन्स को एक सिंगल सिस्टमैटिक तरीके से न्याय दिलवाने के लिए बनाया गया है। नंबर 6, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एडल्ट सिटीजन को, यानी जो 18 साल से ऊपर है, उसे वोट करने का हक देता है। इसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत पावरफुल टूल है और इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखता है कि इसका पालन हो। नंबर 7, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरलिज्म का मतलब है कि एक कंट्री की पावर उसकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटी हुई है। इसके अंदर हर स्टेट की अपनी सरकार होगी और पूरे देश की एक सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट या सरकार होगी और ये दोनों गवर्नमेंट्स आपस में पावर को शेयर करेंगे। इंडियन फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर आती है। नंबर 8, इमरजेंसी प्रोविजंस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर को शेयर करता है, लेकिन किसी इमरजेंसी सिचुएशन के समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केंद्रीय सरकार को सारे डिसीजंस लेने की पावर देता है। इस टाइम स्टेट और सेंटर का पावर शेयरिंग रिलेशन बदल जाता है और केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश देने की पोजीशन में होता है। नंबर 9, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म में लाता है। इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं और इन दोनों के अलग फंक्शंस हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे।